करीम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दायारे सुखन की लाइव ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस ट्रांसमिशन में आप भी हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 0900-11-123 और हमारा ईमेल एड्रेस है d.sukhan@ptv.com.pk। इस ट्रांसमिशन में एक बात का तज़किरा हमने बहुत दफ़ा किया, क्योंकि ये ट्रांसमिशन हमने बुनियादी तौर पर डेवलप की है कि अपने आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, जिसमें राइटिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी किताब की बात होती है तो देखा ये गया है कि लोग इस सूरत हाल पर बहुत परेशान, बहुत हैरान हैं कि आज के दौर में किताब ना छापी जा रही है, ना पढ़ी जा रही है, ना ही किताब मार्केट में जब आ जाती है तो किताब बिकती है। बहुत से लोगों से इस हवाले से बात की गई, सवाल किया गया, लोगों ने मुख्तलिफ तौजीहात पेश की हैं। किसी ने कहा कि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर नहीं है, किसी ने कहा कि हमारे राइटर्स ने एक्चुअली वो लिखा ही नहीं है जो लोग पढ़ना चाहते हैं। इस तरह की बहुत सी बातें हुई हैं। आज जो साहब हमारे पास इस प्रोग्राम में मेहमान की हैसियत से मौजूद हैं, इस मामले में बड़े ही कामयाब शख्स समझे जाते हैं, लेकिन इनकी शोहरत किताब से ज़्यादा डाइजेस्ट के हवाले से है। सबरंग का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा और इसे बेतहाशा दफ़ा आपने पढ़ा भी होगा। ये वो नाम है जो हर घर में जाना जाता है, पहचाना जाता है, माना जाता है। इसका आगाज़ जिस शख्स ने किया और जिस शख्स ने उसके मयार को बरकरार रखा, आज वही हमारे पहले मेहमान हैं, शकील दिलज़ादा साहब। शकील साहब, आपका बेइंतहा शुक्रिया, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। आपकी इजाज़त से मैं अपने दूसरे मेहमानों का भी तारुफ करा दूं। दूसरे मेहमान जो हैं, उनका जो तारुफ मेरे पास लिखा है वो तो बड़ा ही तवील है, जिसमें बेइंतहा कारनामे लिखे हैं, अवार्ड्स लिखे हैं, एजाज़ लिखे हैं, लेकिन सारे पाकिस्तान के लोगों के लिए उनका ये तारुफ काफ़ी है कि सलामत अली साहब और अज़रा रियाज साहिबा आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं। आपका बेइंतहा शुक्रिया, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। आपकी इजाज़त से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शकील साहब, पहला सवाल यही बनता है कि सबरंग की कहानी सुनाएं हमें। बहुत तवील दास्तान है। नहीं, हम सुनना चाहते। कहाँ से शुरू करूँ? हुआ ये कि ये कोई आबाई मामला है। मेरे वालिद साहब, मुरादाबाद एक शहर था, वहाँ से एक रिसाला निकालते थे मुसाफिर, और रईस अमरोवी उसके एडिटर होते थे। वालिद साहब का नाम आता था पब्लिशर की हैसियत से। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। ये रिसाला जंग अज़ीम में जब कागज़ की कामयाबी हुई तहत, तो वो बंद कर दिया गया, जिससे अब्बा को टीबी हो गई। हमारे रिसाला बंद होने में इतने इन्वॉल्व थे उस रिसाले में। और रईस साहब जो थे वो जिद्दत अखबार था, एक मुरादाबाद से निकलता था, उसमें हो गए। अब्बा का इंतकाल हो गया, रईस साहब यहाँ आ गए। तो कुछ अरसे के बाद मैं भी यहाँ आ गया पाकिस्तान, और मैं अपने अब्बा की दोस्ती की वजह से रईस साहब के यहाँ आया, और गोया मेरी पहली दरसगाह जो है वो खानकाह रईस अमरोही। वहाँ इल्म व अदब की महफ़िलें होती थी, हर बहुत लोग जमा होते थे। उनके छोटे भाई जो थे वो फ़लसफ़ी थे, सैयद मोहम्मद तक़ी। रईस अमरोवी निहायत क़ादिरुल कलाम शायर। फिर जॉन, सब जानते हैं। एक भाई न उनके अदीब थे न शायर थे, बाकी पूरा ख़ानदान। तो वहाँ बहुत लोग जमा होते थे। तो जॉन साहब के रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने एक रिसाले का प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था ठहरा इंशा। ये है बात फरवरी 58 की। ठीक। तो उसमें मैं भी शामिल रहा और पढ़ता भी रहे, तालीम का सिलसिला भी जारी रहा। ये रिसाला 1200 से ज़्यादा नहीं छप सका, बहुत कोशिश कर ली। तो
तो हम 3 आदमियों की बड़ी मुश्किल से किफ़ालत होती थी, मैं, जॉन साहब और सैयद मोहम्मद अब्बास। तो बहुत यानी ये कि तरह तरह से कोशिशें करनी, बड़ा उसकी डमियाँ तब्दील की, लेकिन साहब वो 1200 से आगे नहीं बढ़ा, इश्तहार भी कम मिलते थे। तो उसे फिर आलमी डाइजेस्ट कर दिया गया। चूँकि उस ज़माने में उर्दू डाइजेस्ट जो है उसने बड़ी शोहरत पाई थी। उससे ये फ़ायदा हुआ कि वो इशाअत 4000 तक पहुंच गई। फिर उसमें एक और तब्दीली की गई कि उसे फिक्शन डाइजेस्ट कर दिया गया मुकम्मल। ठीक। उससे वो 20,000 तक पहुंचा। 20,000? जी हाँ, ये कोई 2-3 साल में। लेकिन कुछ मेरा ये तासुर था कि वो मेरा घर है और मैं वहाँ पर उसी तरह से हूँ जैसे जॉन और उनके बड़े भाई थे सैयद मोहम्मद अब्बास। लेकिन जब इशाअत बढ़ी तो ये तासुर कुछ कम होता नज़र आया। तो मैंने अपना एक डिक्लेरेशन फ़ाइल कर दिया था ये देखकर, जो मुझे बहुत मसाइब के बाद मिला। चूँकि अय्यूब खान साहब का ज़माना था और डिक्लेरेशन आसानी से नहीं दिए देते थे, न जाने क्या इंपोर्ट लाइसेंस समझते थे क्या। हाँ, तो वो बहुत मुश्किल से मिला और ये मिला मुझे नवंबर 69। जनवरी 70 से सिर्फ 1.5-2 महीने के अरसे में हमने अपना रिसाला शुरू किया, जिसमें दोस्तों की कुछ एआनत थी। उस ज़माने में इतना सरमाया भी नहीं चाहिए था और 5,000 की तादाद से शुरू किया। वो मार्केट में जब गया तो 3,500 फ़रोख्त हुआ। दूसरा इशू फिर 3,500 फ़रोख्त हुआ, 5,000 छापा था। तो फिर हमने उसकी डमी तब्दील की और उसको सर बसर कहानियों पर रखा, तो वो 6,000 की इशाअत हुई। अब ये लंबा किस्सा है, लेकिन 1 साल में उसकी इशाअत 20,000 हो गई। दूसरे साल 42,000। 42,000? जी हाँ। तीसरे साल 82,000। 5वें साल 1 लाख और सबसे आखिर में जो वो छपा है 1,56,000। 1,56,000? हाँ, जो कोई डाइजेस्ट। हाँ हाँ, ये तो रिकॉर्ड है। हाँ, नहीं छपा उर्दू का कोई भी हिंदुस्तान से भी। शमा रिसाला मुहिम्मे की वजह से ज़्यादा छपता था, लेकिन इसमें कोई मुहिम्मा वगैरह नहीं था, इसमें सिर्फ कहानियाँ होती थी। तो उसके बाद बहुत पर्चे सबरंग की देखा देखी निकले। हुआ क्या कि इसमें चूँकि मैं वहाँ से छोड़ के आया तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं अपना एक पर्चा निकालूंगा बेनहायत बेसरो सामानी की हालत में, और मुझे वो कामयाब करना है। तो उसमें कुछ इंसानी बिसात से ज़्यादा मेहनत की गई, यानी न सुबह न शाम। इसके गवाह हैं सब लोग। एक दफ़ा तो मैं 22 रोज़ घर भी नहीं गया, दफ्तर में रहा। 22 रोज़ दफ्तर में ही? जी हाँ। मेरा खाना घर से आ जाता था और शेव बड़ा बड़ा होता था, अपने आज बिल्कुल पागलों की तरह। लेकिन ये था कि ये पर्चा वक्त पर आए और आलमी डाइजेस्ट से ज़्यादा इशाअत हासिल करें। तो ये काम 1.25 साल में हमने कर लिया था, यानी हम आलमी डाइजेस्ट की इशाअत से 1.25 साल में आगे बढ़ गए थे। फिर तो वो बढ़ता ही रहा। ये थी इब्तिदा। इसमें बहुत से हैं कि लेकिन मैं आपको बताऊं कि सब रंग की कहानी इतने इख्तिसार से बयान हो नहीं सकती। हाँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आज की जो ट्रांसमिशन है उसमें हम मुसलसल इस पे बात करें और दरमियान में हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहे। अच्छा खासब, थोड़ी सी बात भी करेंगे आपसे। आजकल आप म्यूजिक सिखा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, और एक ऐसे इदारे में पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं जिसने बहुत कम अरसे में बहुत ही अच्छा मकाम बना लिया है। नापा की बात हुई है, उस हवाले से कुछ बताएं कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छी कोशिश है और उसमें जो लोग आ रहे हैं बहुत शौक़ से, बड़े जज्बे से वो आ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि मौसीकी का मामला ये है कि एकदम से इसके समझ आने के इम्कानात कम होते हैं। मुसलसल रियाजत है, मुसलसल सुने, एक एटमॉस्फेयर को अटेंड करें। तो उसमें माशाल्लाह आप जो दूसरे साल के लोग हैं
वो काफ़ी लगता है कि वो काम करने के काबिल हैं और 2-1 साल में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर सूरत हाल होगी इंशाल्लाह। अच्छा हज़रा, मुझे ये बताइए कि आपको खान साहब सिखाते हैं? जी ये मुझे बस सिखाती हैं। मैं खुद ही सीखती रहती हूँ उनको सुन सुन के कि बैठ के वैसे जो प्रॉपर ये अपने जैसे वहाँ नेपा जाते हैं लोगों को बाकायदा जैसे टाइम देते हैं और बैठते हैं और उन लोगों को बाकायदा गाइड करते हैं, उस तरह तो नहीं, लेकिन ये कि जब ये घर में अपना रियाज कर रहे होते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो मैं पास बैठ के सुनती रहती हूँ और ज़ाहिर है सीखने का एक अमल तो जारी रहता है जब तक आप गाते रहें, इस काम को करते रहें That's very तो true. सीखने का। खान साहब, किस चीज़ से आगाज़ करेंगे? जी, एक हमारी एक लोगों में पसंद की जाती है गज़ल अहमद फराज की, जो मैंने और हज़रा ने सीडी में रिकॉर्ड की थी। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते, आहा सो उसके शहर पे कुछ दिन ठहर के देखते। आहा सुना है सुना 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 है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं।
चांद तकता रहता है। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है। सितारे बाम फलक से उतर के देखते हैं। सुना है सुना है रात उसे चांद तकता रहता है। सुना है दिन को उससे तितलियां सताती हैं। सुना है दिन को उससे तितलियां सताती हैं। सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है दिन को उससे तितलियां सताती हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से। सुना है सुना सुना है रब है उसको खराब हालों से। सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है रब है उसको खराब हालों से। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज़ उसकी। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज़ उसकी। सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है दर्द की
थैंक यू जी, बहुत ही बहुत अच्छी, शुक्रिया। बहुत ही अच्छी। आपको खान साहब हमने अकेले भी बहुत दफा सुना है, जी, जी। लेकिन आज आप बहुत ही खूबसूरत गा रहे हैं। अब इसकी एक क्या 11 खास- हो गए ना। एक 11 हो गए। लेकिन बहुत अच्छे, आप दोनों बहुत अच्छा गा जी, रहे बहुत हैं, शुक्रिया। ब्यूटीफुल। शकील साहब कैसा लगा? अब मैं क्या कहूँ, बहुत कमाल, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपको मौसीकी से शगफ? मौसीकी के बगैर तो जिंदगी नहीं। अच्छा शकील साहब, हम उसी कहानी पे आते हैं जी। सबरंग के हवाले से। अच्छा, सबरंग ने एक तो मामला ये है कि इशात में इसने सारे रिकॉर्ड तोड़े। अच्छा, इशात बहुत बड़ा पैमाना है, हाँ बिल्कुल सही, पसंदीदगी, ये नहीं गोया जो आप चीज़ें छाप रहे हैं वो पसंद की जा रही हैं। ठीक। दूसरा एक चीज़ है मयार। जी। वो जो मयार शुरू से आखिर तक आपने कायम रखा, वो इस कदर कठिन मरहला है, इस कदर दुश्वार वादी है कि वहाँ से गुजरने के लिए बड़े कष्ट काटने पड़े हो। मैं अर्ज़ करता हूँ, जी। मसला ये है कि शुरू में जब डाइजेस्ट ये निकले थे तो लोग, इनके सिका लोग जो थे अदब के, वो इन्हें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं समझते थे। यानी कुछ अछूतों का सा रवैया था डाइजेस्टों के साथ। बिल्कुल सही। और इसमें बड़ी इन्हें लिखा भी गया बहुत कि ये लोगों को बिगाड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि वो लोगों को कुछ चीज़ें चाहे वो कमतर दर्जे की हो पढ़वा रहे थे। सही। यानी पढ़वाना भी एक बड़ी बात है यहाँ पर, यहाँ लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। सही। तो अब वो उसमें जाहिर है कि कुछ ऐसी दिलचस्प चीज़ें आएंगी, क्राइम पर होगा, कुछ डिटेक्टिव चीज़ें होंगी, कुछ रोमांटिक चीज़ें होंगी। तो ये चल रहा था सिलसिला। सबरंग ने जब ये देखा कि भाई ऐसी शिकायतें हैं, तो हमने कुछ अपनी एक अलहदा डगर बनाने की कोशिश की और हमने उसमें उर्दू अदब से शुरू किया काम। और उर्दू की बेहतरीन तहरीरें जो ओझल हो जाती थीं अदबी पर्चों में उनकी कम इशाअती की वजह से, सही। उसे शाये करना शुरू किया। इंतखाब उर्दू अदब का इत्र, उर्दू की बेहतरीन कहानियाँ, ये उसका उन्वान था। अब इसमें हमने उर्दू के हर बड़े अफसाना निगार की तहरीरें छापी। अब उसमें बहुत से नाम, मसलन कृष्ण चंद्र, मंटो, कासमी साहब, अशफाक साहब, और इसके अलावा जो और भी थे जो ओझल थे, अली अब्बास हुसैनी, नाम नहीं लेते थे लोग, लेकिन बड़ी अच्छी कहानियाँ लिखी उन्होंने। प्रेमचंद को भी रिवाइव किया। तो वो सिलसिला बहुत पसंद किया गया। और ये आपको सुनकर हैरत होगी कि ये अफसानों के मजमूए जो छपे हुए थे, बिकते नहीं थे, वो सबरंग के इस इंतखाब के बाद उनकी तलब की जाने लगी। सही। सही। यानी कृष्ण चंद्र के अफसाने पढ़े जाने लगे और लोग पूछने लगे, चूँकि अदबी पर्चे अदीब पढ़ते हैं या शायर पढ़ते हैं, हाँ। उनका आम, यानी उर्दू अदब के फिक्शन का आम कारी नहीं था, और नहीं है। हाँ अब भी शायद यही है। तो वो यानी अदीब तो पढ़ लेते थे, वो अदबी रसाइल वो नहीं पढ़ पाते थे आम आदमी। चूँकि अब अगर 1000 पर्चा छपेगा और 500 घर में रहेगा और 500 मुफ्त में तकसीम होगा, तो ख़रीदता तो कोई नहीं था। तो हमने कोशिश ये की कि वो अदब का जो मामला है वो डाइजेस्ट में नाफिज किया जाए। सही। चुनाचे एक तो ये कि उर्दू अदब की बात बताई, उधर हमने दूसरा काम ये किया कि जो अंग्रेज़ी के और दूसरी ज़बानों के बड़े अदीब थे, उनकी भी वो तहरीरें जो बहुत दिलचस्प हैं और जो उसमें एब्स्ट्रैक्शन में नहीं आती, सामने की हैं, वो तलाश करनी शुरू की और वो भी छापी। मसलन टॉलस्टॉय, चेखोव, समरसेट मॉम, जेफरी आर्चर, और बहुत से नाम है, एडगर एलन पो वगैरह, ओ हेनरी। और एक साहब होते हैं जिनको यानी ये अंग्रेज़ी अदब वाले इतना बड़ा नहीं समझते, हेनरी सिलासर, मगर बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी, उनकी भी छापी। तो एक तरफ ये उर्दू अदब का इंतखाब, दूसरी तरफ अंग्रेज़ी और दूसरी ज़बानों के
की बेहतरीन कहानियों के तराजिम। ठीक। ये ख्याल रखा कि ये तराजिम चाहे रीराइट करने पड़े तो इनकी ज़बान जो है वो बहुत उम्दा होनी चाहिए। चुनांचे ये बहुत हुआ कि हमने हमारे इदारे के लोगों में, जिसमें अनवर शऊर भी शामिल थे और बहुत से थे, तो वो हम रीराइट करते थे चीज़ों को, तो सबरंग का एक लहजा बनता था। ठीक। अब वो उसे पसंद किया जाने लगा तो फिर हमने उस पर इसरार भी किया। अब साथ ही साथ हमने ये ख्याल किया कि उर्दू ज़बान जो है उसका ख़ास ख्याल रखा जाए और सही लफ्ज़ लिखा जाए। सही। तो इसके लिए बड़ी कोशिश की गई और पागलपन की हद तक। उर्दू इमला बहुत गलत लिखा जाता है, बकौल जॉन एलिया के कि उर्दू ज़बान बदनसीब, ये गलत बोलने, गलत लिखने, गलत सुनने के लिए पैदा हुई है। आहा। अच्छा, उसकी वजह है कि उर्दू चूँकि मुरक्कब है कई ज़बानों का, जी। बेसिकली ये हिंदी ज़बान है 75% 70%, और बाकी 30 और 25% ये अरबी फ़ारसी है। लेकिन इसकी अरबी और फ़ारसी की 30-25% आमेज़िश से इस ज़बान का अपना एक लहजा बन गया, जो हिंदी से बहुत अच्छा, बहुत मुख्तलिफ है। सही। तो हमने कोशिश ये की कि एक बहुत ही शुस्ता और शाइस्ता सही ज़बान लिखी जाए। ये बड़ा काम था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें लोगों ने भी मदद की और ये कि पजीराई की कि भाई ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझसे हामिद मीर कहने लगे कि मेरे अब्बा मुझे उर्दू रिसाले पढ़ने के से मना करते थे, लेकिन वो कहते थे सबरंग ज़रूर पढ़ा करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो सारी कहानियाँ आप खुद लिखते थे। ना, सब नहीं, और लोग भी लिखते। असल में हुआ ये कि मैंने आपको बताया कि एक तो उर्दू अदब का इंतखाब, दूसरे अंग्रेज़ी और दूसरी ज़बानों का इंतखाब। इसके अलावा उसमें हमने कुछ सिलसिले शुरू किए बहुत दिलचस्प, और वो बतदरीज बेहतर होते गए। शुरू में ज़रा से वो लोग मोतरिस थे, ये साहब कुछ देवमाला ये पुरस्रार किस्म के हैं, तो उनसे हमने आगे बढ़ गए। लेकिन ये शुरू में उसकी बुनियाद पर वो लोगों को दिलचस्पी हुई सबरंग में, और पर्चों में भी, और डाइजेस्टों में शुरू किया। तो वो सिलसिले ज़ाहिर ये किया जाता था कि ये सिलसिले उस शख्स पर गुजरे हैं जिसका नाम आ रहा, सही। यानी उसकी सरगुज़श्त या उसका सफ़रनामा है। जबकि वो शख्स कोई दूसरा होता था, राइटर होता था, तो उसका तख्लीक़ी काम पूरा था ये। तो ये तासुर देने के लिए वो मुख्तलिफ नामों से शुरू होते थे। अच्छा, ये सभी का दस्तूर है, एक शेवा बन गया इसका कि वो। फिर ये हुआ कि वो सिलसिलों में जो साहब लिखते थे, तो उनके यहाँ जब एक जैसी तहरीरें आने लगी और यकसानी महसूस होने लगी, तो उसमें ये किया गया कि पहले तस्हीह की गई बहुत गहरी, जो होती थी हर उसमें। दूसरे ये कि फिर उसके पैराग्राफिंग यानी बदले गए, पैराग्राफ के पैराग्राफ। फिर ये हुआ कि उसमें कुछ इजाफे किए गए। फिर ये हुआ कि रीराइटिंग शुरू हुई। ओके, ठीक। तो वो साहब कहने लगे कि भाई जब ये इतना तुम कुछ करते हो तो तुम ही लिखा करो। अब ये मसला हो गया था। ठीक। अच्छा, एक अभी हमें ईमेल मौसूल हुई है हैदराबाद से सीमा इफ्तिखार ने एक सवाल पूछा है, और वो ये पूछना चाहती हैं कि उर्दू में फ़िक्शन लिखा गया तो इब्ने सफ़ी साहब ने लिखा और बहुत अच्छा लिखा। सबरंग डाइजेस्ट में अमूमन हम एक्सपेक्ट करते हैं फ़िक्शन। आप इब्ने सफ़ी की तहरीरों से सबरंग को किस तरह मुख्तलिफ करार देते हैं, और दूसरा ये है कि सबरंग डाइजेस्ट होते हुए अदब का हिस्सा किस तरह बन सकता है? हाँ, असल में अदब का जो पहला और दूसरा सवाल का जवाब दे दूं। जी जी। ये कहना कि ये अदब है, ये ना अदब है, इसका क्या पैमाना है? सही। कोई पैमाना नहीं। मेरे ख़्याल से जिन तहरीरों में तकरार इफ़ादियत होती है, यानी रिपीट वैल्यू, वो अमूमन अदब का हिस्सा कहलाती हैं। ठीक। और कुछ आर्जी तहरीरें होती हैं, तो जो जराइम की और सनसनीखेज़ी की तहरीरें होती हैं वो अमूमन निचले दर्जे के अदब में शुमार होती, लेकिन अदब है वो भी। ठीक।
अब अदब की सतहें हैं, अव्वल दर्जे का, उससे कम। ये आपकी सिका अदब की शायरी में भी कोई बहुत अच्छे शेर कहता, कोई कमतर दर्जे के शेर कहता, लेकिन हैं तो शायरी। ठीक। तो ये एक इल्ज़ाम था कि साहब ये बेअदबी हो रही है कुछ। तो हम तो छापते थे चीज़ें दुनिया भर की, और कोशिश ये करते थे कि आला दर्जे की चीज़ें शाये हों। तो सीमा इफ्तिखार साहब क्या कह रही हैं? वो ये पूछ रही हैं कि इब्ने सफ़ी को फिक्शन लिखते थे, और फिक्शन राइटर के हवाले से अदब का हिस्सा कभी भी नहीं माना गया उनके। नहीं, बिल्कुल माना गया है, ये बात नहीं। उनका अपना एक है, यूरोप में जासूसी अदब की अलहदा एक किस्म है, कानाडाइल। तो फिर ये क्या बात हुई कि चूंकि आप जासूसी लिख रहे हैं, भाई अदब होता है तहरीर, यानी तहरीर आपने कितनी प्लेजेंट, कितनी मुतासर कुन तहरीर लिखी है, और अदब कुछ नहीं होता। अदब में मौजू इतना हम नहीं है जितना तहरीर है, जितना उसका लिबास है। बिल्कुल सही है। तो वो अगर एडगर एलन पो ने की 3 कहानियाँ जो बिल्कुल जासूसी अदब में आएंगी, और वो इब्न इंशा साहब ने उनका तर्जुमा किया अंधा कुआं के नाम से, कमाल की कहानी है, और उसको अदब से आप कैसे खारिज कर देंगे जनाब? बिल्कुल सही। तो ये कहना कि ये हम रोमांस लिख रहे हैं तो अदब है, और हम अगर क्राइम पे लिख रहे हैं तो अदब नहीं है। भाई तमाम अफसाना, तमाम नावल की मुरव्वजा कदरों के ख़िलाफ़ कोई मौजू होता है उसमें, बिल्कुल सही। पॉजिटिव तो नहीं होती ना। सही। कुछ नेगेशन के, भाई खिड़की पर चढ़े हुए किसी खातून को तका जा रहा है, ये अफसाने का मौजू है, तो ये तो हमारी मुरव्वजा कदर के ख़िलाफ़ बात है। सही। तो हर जगह कोई ना कोई मनफी बात तो हो रही है। बिल्कुल सही। तो ये एक बहुत पुरानी बहस है कि साहब ये अदब है और ये बेअदबी है। ये कुछ दिनों की बात है। उर्दू, असल में मामला उर्दू का ये है कि उर्दू में फ़िक्शन कितने अरसे से लिखना शुरू हुआ और कितना लिखा गया। मेरा ख़्याल है कि 75 और 80 साल से अफसाना है, और नावल शुरू में जो लिखे गए थे इब्तिदा में वो 2, 3, 4 जो नुमायाँ हैं, उसके बाद तो बहुत बाद में लिखना शुरू हुआ है। सही। तो अभी उर्दू की बहुत इब्तिदा है। यानी मैं कहता हूँ कि उर्दू ज़बान अभी यानी ये कि घुटनों घुटनों चल रही है। और फिक्शन में मैं एक बड़ी बात कहूँगा जो मुझे गालिबन मुनासिब भी नहीं है कहना, जो हमने इंटरनेशनल फिक्शन देखा और जो सब रंग में छापा है और जो नहीं छापा है, इसलिए कि वो रीडर तक पहुँच नहीं पाएगा, हमारे रीडर तक। चूँकि एक रसाई का भी तो वो होता, उसका कोई मुकाबला उर्दू अफसाना नहीं कर सकता। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि उर्दू अफसाना इंटरनेशनल अफसाना जो है उसके मुकाबले में अभी शुरू नहीं हुआ। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। बिल्कुल तो सही। ये है। बहरहाल हम वो चीज़ें छापते रहे कि जो ज़रा सी लोगों को कबूल हो जाए, सही। उसमें बड़ी मेहनत की। ठीक। अच्छा, इब्ने सफ़ी साहब जो जी, हैं, वो बात रह गई थी। इब्ने सफ़ी साहब एक निहायत बाकमाल, बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट। वो अपने मौजू पे लिखता था। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता था, हमारे यहाँ हुआ ये कि फिक्शन राइटिंग एज सच उस तरह प्लान तरीके से नहीं हुई। जैसे बाहर के जिन नावल से हम इम्प्रेस होते हैं, हम जिन कैरेक्टर्स के नाम लिखते हैं, सिडनी शेल्डन पढ़ा जाता है, जॉन ग्रिशम पढ़ा जाता है, ये सारे फिक्शन ही लिखते हैं ना, और क्या लिखते हैं। अच्छा, इस मौजू पर आपसे मजीद बात होगी। मौसीकी का सिलसिला भी साथ बिल्कुल जारी रहेगा। है। खान साहब की तरफ चलते हैं। खान साहब बड़े तैयार होके बैठे हैं, मुझे लगता है अकेले कुछ गाने लगे। जी जी, ऐसा ही है। क्या सुनाएंगे? गज़ल है मोहसिन भोपाली साहब की, जी जी, पेश कर रहा हूँ। इरशाद। राग खमाज में है।
यूं ही तो शाख से पत्ते गिरा नहीं करते, यूं ही तो शाख से पत्ते गिरा नहीं करते, बिछड़ के लोग ज्यादा जिया नहीं करते, यूं ही तो शाख से पत्ते गिरा नहीं करते, बिछड़ के लोग ज्यादा, बिछड़ के लोग ज्यादा जिया नहीं करते, यूं ही तो शाख से पत्ते गिरा नहीं करते। वो मिल गया है तो क्यों किस्सा-ए फिराक कहे, वो मिल गया है, वो मिल गया है तो क्यों किस्सा-ए फिराक है, खुशी की बज़्म को यूं बेमज़ा नहीं करते, खुशी की बज़्म को यूं बेमज़ा नहीं करते, यूं ही तो शाख से पत्ते गिरा नहीं करते। शेरर्स कराओ। निशात कुर्ब गमे हिज्र के इवज़ मतमा, निशात कुर्ब गमे हिज्र के बज़मत दुआ के नाम पे यूं बद्दुआ नहीं करते, दुआ के नाम पे यूं बद्दुआ नहीं करते, यूं ही तो शाख से पत्ते
हशर के लोग ज्यादा जिया नहीं करते, पूरी तो शख्स बस गिरा नहीं। वाह जी वाह, थैंक यू जी। बहुत अच्छे, बहुत ही लुत्फ आ रहा है खान साहब आपको सुनने। दयारे सुखन, दयारे सुखन। अच्छा शकील साहब, एक ईमेल आई है आपके सबरंग के चाहने वाले बेइंतहा हैं। तो एक साहब अतर रजा ने लिखा है कि वो बहुत अरसे से मुताला करते रहे सबरंग का। उन्हें आपसे एक शिकायत है या एक सवाल है। उन्होंने कहा कि उर्दू की सबसे बड़ी अदीबा कुर्रतुल ऐन हैदर की कोई कहानी आपने अपने रिसाले में नहीं छापी। हाँ, ये है मसला। सूरत यह है कि कुर्रतुल ऐन हैदर से कोई बैर नहीं था, कोई तासुब नहीं। ये एक महज एक इत्तेफाक है कि उनकी कहानी, जब हमने ये उर्दू अदब का इंतखाब शुरू किया तो कुछ और डाइजेस्टों ने भी शुरू कर दिया, और उनकी जो सामने की कहानियाँ थीं दिलचस्प, जिसमें कहानीपन था ज़्यादा, तो वो दूसरे डाइजेस्टों ने छाप दी। उसके बाद उनकी कोई कहानी हमारे लिए नहीं बची थी। अच्छा, दूसरे ये कि कुर्रतुल ऐन हैदर, मेरी राय है, बहुत ही आजिज़ी की राय, कि जितनी बड़ी नावल निगार थी वो और जितनी बड़ी अदीबा थी उतनी बड़ी अफसाना निगार नहीं थी। मेरी राय है, इससे इख्तलाफ किया जा सकता है, जाहिर कोई छोटा मुँह बड़ी बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि जो सबरंग में छपा है वो कोई आला दर्जे का अदीब था। बहुत से लोग रह गए और उनका नंबर आ रहा था, ये भी मुमकिन था। उनकी एक कहानी थी अगले बरस मोहे पिया, कुछ मैं भूल रहा हूँ नाम सही, तो वो हमने मुंतखब की थी, वो किसी और ने छाप दी। ये इत्तेफाक होता रहा। तो लेकिन कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा की फजीलत, उनकी अज़मत और उनके फ़िक्शन में जो उनका मकाम है, और आग का दरिया जो है, वो तो उससे कौन इनकार कर सकता है। बिल्कुल सही। तो इसमें यानी इन साहिबा हैं, तो इनसे कह दीजिए कि ये कोई तासुब नहीं था। वो ऐनी बाजी तो हमें बहुत अजीज थे, मेरे उनसे पर्सनल भी ताल्लुकात थे। यानी मैं जब वो बम्बई में थी तो मैं उनसे मिलकर आया था। उन्होंने मुझे पाकिस्तान में अपनी किताबों की रॉयल्टी के लिए एक ख़त भी दिया था, लेकिन मालूम हुआ कि वो ज़ाहिदा हिना को भी ख़त दे चुकी हैं और परवीन शाकिर को भी दे चुकी हैं। अच्छा। हाँ, वो भूल जाती थी मैं किस किस को। तो वो मैंने कोशिश की तो मालूम हो तो परवीन के पास भी है और जाहिदा के पास भी है। तो ये था उनका। अच्छा, एक और सवाल जो है, बाद वक़्त ऐसा भी हुआ कि आपने सबरंग के लिए बड़े इसरार पे बड़े अदीबों से कहानियाँ लिखवाई, और वो जब कहानियाँ आपके पास आ गई आपने उन्हें शाया नहीं की। हाँ, ये हुआ। असल में मैं डरता था बड़े अदीबों से कहानियाँ लिखवाने में। इसके दो वाक़यात ऐसे हैं। एक दफ़ा कृष्ण जी से मेरे आखिरी दिनों में उनके बहुत अच्छी होती है रस्म राह, तो मैंने बहुत चीज़ें छापी। ग़ालिबन सबसे ज़्यादा कृष्ण चंद्र छपे हैं सबरंग में, कोई उनकी 25-30 कहानियाँ छपी हैं, ख़ातमी साहब की 20 के करीब, ये ज़्यादा कुछ 12। तो उनसे एक ताल्लुक़ ख़ातिर हो गया। जब मैं जो कहानी छापता था उसका मुआवजा ज़रूर देता था, ये सबरंग की रिवायत रही है। तो मैंने ये मुआवजा अपने एक दोस्त थे जनाब मोहम्मद असलम मलिक, उनका इंतकाल हो गया, वज़ीराबाद के थे वो, दुबई में उनका कारोबार था, उनके ज़रिए पैसे भिजवाए ठीक कृष्ण जी को। तो उन्होंने मुझे मेरे कहने पर एक सिलसिला शुरू करना चाहा और एक नावल भेजा, वो पसंद नहीं आया। तो अब मैं किस तरह जवाब दूं? तो मैंने उन्हें ये लिखा कि सबरंग के खाने में फिट नहीं होता। मैंने मेयार वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। तो वो कहने लगे फिर मैं तुम्हारे लिए कौन सी तहरीरें लिखूं? मैंने कहा आप अल्फ लीला जदीद लिखें, जैसे आपने गधे की सरगुदश लिखी थी। सही। लेकिन उन्हें मोहलत नहीं मिली, पेसमेकर लग गया।
हॉस्पिटल में रहे, वहाँ से ख़त लिखा यार मैं, और वो मैं जाने से रह गया, बस पहले उनका चले गए वो। तो यूँ ये एक तो ये था। दूसरी ये कि इब्न इंशा साहब ने मुझे एक अफसाना दिया मुमताज़ मुफ्ती साहब का, और ये कहा कि शकील इसे छाप दो। तो वो अच्छा नहीं था, यानी हमारे मतलब का उतना दिलचस्प नहीं था। कहाँ अच्छे से मुराद ये नहीं है, यानी सबरंग के उसके मुताबिक नहीं, खाने में नहीं फिट खाने फिट। तो यानी चूँकि इससे खलते मबहस हो सकता पैदा कि साहब आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं थी भाई। सबरंग का अपना एक वो था अंदाज़, उसके लिए हमने अफसाने का एक वो बनाया था। अच्छा, हम बतदरीज हमवार कर रहे थे, एक आसान अफसाने से मुश्किल अफसाने की तरफ सफ़र था हमारा, और जो है तो अब वो उनका अफसाना जो है वो मैंने कई लोगों को पढ़ा। जो सबरंग में मैं खुद ही मुंतखब नहीं करता था। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि सबरंग में कोई 8-10 लोगों का एक ग्रुप होता था, जिसमें हर सतह हर मेयार के लोग होते थे, और वो अफसाना उनको दे दिया जाता था कि इस कहानी पर आप राय दें नंबरों में, आदाद में। ये नहीं कि बहुत अच्छी है, ये आदाद हमेशा ये जो हैं, ये जो लफ्ज़ हैं ये धोखा देते हैं। तो आदाद में यानी 25 नंबर की कहानी है, 50 की या 100 की, 100 आला दर्जे के नंबर। तो जो कहानी 50 से ऊपर हो जाती थी इजमा से, ठीक, तो वो छप जाती थी। तो उस कहानी को वो नंबर नहीं मिले, मैं क्या करूं। तो अब उसको बीत गया, और वो इब्न इंशा साहब चले गए लंदन, और वापस आए तो उनसे एक तकरीब में मुलाकात हो गई आर्ट्स काउंसिल में। कहने लगे यार तुमने वो अफसाना नहीं शाये किया अब तक, मुफ्ती साहब शिकायत कर रहे थे। मैंने कहा भाई बात यह है। तो कहने लगे कि ये कोई बात ही नहीं हुई, तुम मुझे वापस कर देते, ये कह देते। मैंने कैसे कह देता मुफ्ती साहब से, ये तो बुरा लगता। सही। तो वो मैंने उनको भिजवाया वापस। ये कई बार हुआ। अच्छा, फिर हमने कहना बंद कर दिया कि भाई आप हमारे लिए लिखिए, चूँकि अगर ये बड़ा मसला था कि एक बड़ा अदीब लिखे, और वो जो जिन मुसल्लिम सबूत अदीब है उससे हम कहें और वो हमारे लिए लिखे और हमें नापसंद आए, तो वो हमारा मुखालिफ तो हो ही जाता था। कम अज कम मुखालिफ तो हो ही जाता होगा। तो वो अब इसमें और भी दरमियान के भी लोग आए, वो लोग इस बात पर भी नाराज़ हुए कि जो हमारी तहरीरें हैं, हमारे अफसाने, वो मुंतखब क्यों नहीं करते। हाँ बिल्कुल हुए होंगे। अच्छा चलें, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ सुनवाऊँ जो आपको यकीनन पसंद आएगी, और यहीं बैठे बैठे ये मुमकिन है, बस मुझे सिर्फ इतना करना है कि हज़रा सलामत क्या तशरीफ कहना, रखती हैं, उनसे दरख्वास्त करनी है, और फिर आप देखिए कैसे मुझे तो ये दरख्वास्त करनी है कि ये मुस्तकिल गाए जाए। हाँ। जी क्या सुनाएंगी? मैं एक गज़ल सुनाना चाह रही हूँ। जी। मोहब्बत से मुकर जाना, मोहब्बत से मुकर जाना जरूरी हो गया था। मोहब्बत से मुकर जाना जरूरी हो गया था।
चल दिए तुम ससी की तरह सोती रही और चल दिए तुम बता देते अगर जाना ज़रूरी हो गया बता देते अगर जाना ज़रूरी हो मैं सन्नाटे के जंगल से तंग आ गई थी मैं सन्नाटे के जंगल से तंग आ गई थी किसी आवाज़ पर जाना ज़रूरी हो गया किसी आवाज़ पर जाना ज़रूरी हो गया मोहब्बत से मुकर जाना ज़रूरी हो गया पलट के अपने घर जाना ज़रूरी हो गया मोहब्बत से मुकर जाना ज़रूरी हो गया वाह वाह क्या कहें। वाह जी वाह, बहुत ही अच्छा। मैंने आपसे कहा था ना कि आप थोड़ा सा हाँ, जनाब। अगर हमें मौका दें तो चारों तरफ मैं तो मुस्तकिल मैंने रंग अर्ज ही किया रंग था। नहीं, ऐसी आवाज है हाँ, कि क्या मतलब इससे मौसम बदल जाता है। हाँ, बेशक। रंग ही रंग होते हैं। रंगों से याद आया, हम सब रंग पे बात कर जी, रहे जी, थे। हाँ। अच्छा, सब रंग के साथ लोगों को एक ये भी बड़ी शिकायत रही, लोग इंतजार करते थे, बेइंतहा मकबूल था, लेकिन कोई रेगुलर नहीं था। कभी 2 महीने बाद आ गया, कभी 2 साल तक नहीं आया। हाँ, असल में बात यह है कि ये शिकायत तो बहुत ज़माने की, चूँकि सबरंग इरेगुलर हुआ था गालिबन सन 77 में, यानी 70 से वो निकलना शुरू हुआ और 77 में इरेगुलर हो गया। क्यों इरेगुलर हुआ ये कि जब वो बहुत उरूज पर पहुंचा तो उससे कुछ तवक्को की जाने लगी कि ये इस तरह का पर्चा होगा। अच्छा, आपको मालूम है, आप फिक्शन के आदमी हैं, कि फिक्शन की जो सिन्फ है अदब की सबसे मुश्किल सिन्फ है और सबसे यानी कम दस्तयाब। बिल्कुल सही। यानी अच्छा फिक्शन न टीवी को मिलता है न हमें मिलता था। तो अब इसमें कारोबार नहीं रहा था जो पिदिराई सबरंग की हुई थी। तो उसमें यह था कि एक पर्चा अच्छा निकलना चाहिए, बहुत अच्छा, चाहे रेगुलर हो इन हो। इरेगुलर पर्चे में साफ नुकसान है, सही। चूँकि आपको पूरे स्टाफ को पैसे देने पड़ते हैं और ये कि आप पूरा खर्चा का चलता रहता। तो मैंने शुरू के दिनों में तो बहुत कमाया, लेकिन बात कोई रेगुलर होने के बाद जो कमाया था उसे गंवाता रहा रफ्ता रफ्ता। मैं गरीब आदमी के घर पैदा हुआ और मालदार बना, फिर गरीब होने लगा।
तो ये इरेगुलरिटी की वजह से हुआ। अच्छा, इसे दूसरे पर्चों की तरह रेगुलर किया जा सकता था, भाई जो चीज़ आ रही है वो छाप दीजिए, ठीक। उनमें कुछ बेहतर जाहिर है कोशिश करेंगे। लेकिन सबरंग वो बन गया था एक अना का मसला कि एक अच्छा पर्चा जब आएगा तभी छापेंगे। तो आपको हैरत होगी कि एक दफ़ा 3.25 साल में आया। 4.25 साल में? हाँ। अच्छा, अब उसकी पजीराई और उसकी सर्कुलेशन की वही सूरत रही थी। वो लोग उसी तरह से 3.25 साल में आए, 2 साल में आए, 1.5 साल में आए, लेकिन लोग उसे पढ़ते थे। तो ये एक वो बन गया था कि अब ये कारोबारी मसला नहीं रहा था। यानी सबरंग शुरू में होगा, लेकिन बात को मेरे लिए कारोबार नहीं रहा था। मैं अगर वैसे इसको समराइज करूं, ये शौक नहीं रहा था, जुनून हो गया। हाँ, जुनून था, वाकई जुनून। अच्छा, जो बहुत करीब के लोग हैं, मैं अपनी बीवी को बेवा कहता हूँ, तो वो भी यानी ये कि ये सब तब जैसे दूसरी बीवियाँ कि भाई ये क्या कर रहे हो, सही। ये मसाइल ये हैं मामलात। मगर वो जी नहीं चाहता था कि एक रेगुलर ख़राब पर्चा निकाला जाए। सही। तो उस पर इसरार रहा। वो आपके सामने है कि जो पर्चा निकलता रहा वो कैसा था। वो बहुत ही क्या उस जैसे दूसरे जो पर्चे निकलते हैं, ये था बस। अच्छा शकील साहब, एक दफ़ा फिर हम हाँ आपकी जनाब, इजाज़त से बिल्कुल। मौसीकी के ये सिलसिले की तरफ चलते हैं। इस दफ़ा दरख्वास्त है खान साहब से। खान साहब क्या सुनाएंगे? मैं चाह रहा हूँ कि गालिब की गज़ल सुनाई जाए। आहा, कहने? आहा। अर्ज़े न्याज इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। आहा। पेश करो। अर्ज़े नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा। अर्ज़े नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा। जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। अर्ज़े को मैं रहा रहीन सितम हाय रोज़गार।
लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। अर्ज़े नियाज़े इश्क़ गाफिल नहीं रहा। मरने की ऐ दिल और ही तदबीर करके मरने की ऐ दिल और ही तदबीर करके शायद दस्त बाजुए कातिल नहीं रहा, शायद दस्त बाजुए कातिल नहीं रहा। बेदाद इश्क से नहीं बेदाद इश्क से नहीं डरता मगर असर जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। अर्ज़े नियाज़े इश्क़ के काबिल नहीं रहा। बेदाद इश्क से मगर डरता नहीं असर बेदाद इश्क से मगर डरता नहीं असर जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। अर्ज़े नियाज़े इश्क़ के अर्ज़े नियाज़े इश्क़ के काबिल नहीं रहा, जिस
दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। वाह जी वाह। दया रे सुखन, दया रे सुखन। एक सवाल आखिर में मैं आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ, उसके बाद एक दफ़ा फिर खान साहब के पास भी ज़रूर जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, सवाल ये है कि आप हमारे अहद की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, कामयाबी की बहुत बड़ी दास्तान है, और आपने एक चीज़ को शुरू किया, उसका मयार कायम रखा और अवामी मकबूलियत भी हासिल हुई। अब एक और मसला हमें दरपेश है कि हमारे यहाँ किताब नहीं छपती, पढ़ी ही नहीं जाती, ख़ास तौर पे लिटरेचर की किताब। जी हाँ। आपकी अपनी कहानी या जो कुछ आपका कंट्रीब्यूशन है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आपको कुछ इख्तियार दे दिया जाए और आपसे कुछ तजावीज़ मांगी जाए कि किस तरह उर्दू अदब को ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है, शेर की बात हो, अफसाने की बात हो, उर्दू नावल की बात हो, तो किस तरह लोगों में पढ़ने का शौक़ उभारा जा सकता है? देखिए, बात यह है कि पहली तो मसला आपके मुल्क में खानदगी का है। ठीक। आप 16 करोड़ का नाम तो ले देते हैं, लेकिन पढ़े लिखे कितने करोड़ हैं? और लोगों को ये शिकायत है कि खानदगी की जो औसत बताई जाती है वो भी मोतबर नहीं है। दुरुस्त। तो यकीनन उस तवक्को के मुताबिक जो आबादी आप देखते हैं जितनी तादाद में, उसमें तो पब्लिकेशंस आपकी नहीं चलेंगी। सही। वो तो वही लोग ख़रीदेंगे जो पढ़े लिखे होंगे। सही। अच्छा, पढ़े लिखों में भी एक तकसीम है कि कुछ लोग मजहबियात ही पढ़ना चाहते हैं, सही। जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और वो किताबें मजहबियात से जो मुताल्लिक़ हैं बिलउमूम तमाम किताबों से ज़्यादा छपती हैं। ठीक। मसलन औराद व वज़ाइफ बहिश्ती ज़ेवर और नमाज के तरीक़े, मनासिक हज, ये जो हैं ये खूब छपती हैं किताबें, ये लाखों में छपती हैं। अब सवाल ये है कि जो हमारी तख्लीक़ी अदब की किताब है या तहक़ीक़ की या तनक़ीद की, वो क्यों नहीं छपती? तो उसमें, और ये कि मुझे अगर इख्तियार हो तो वो कैसे है? सही। तो उसमें यह है कि पहले तो किताब की एक तबलीग करनी चाहिए, किताब पढ़ने की। ठीक। जो प्रमोशन जिसे आप कहते हैं। ठीक। जो मैं देखता हूँ कि पूरे अमेरिका, यूरोप में जो आप देखते हैं कि रीडर डाइजेस्ट अपनी चीज़ को इतने शुमारे लें तो इतने रियायत होगी, फलां होगी, वो एक सजेशन देता रहता आपको, एक तरगीब देता रहता। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि वो लोगों को तरगीब दी जाए कि भाई ये किताब नहीं छपी है और ये हंगामा। इसमें आपके टेलीविज़न ने भी काम नहीं किया और प्राइवेट टेलीविज़न ने। हम बराबर कहते रहे कि आप जो किताब छपे कम से कम उसका जिक्र तो करें, तो लोगों को मालूम तो यहाँ मालूम ही नहीं होता वो किताब छपी है। बहुत अरसे के बाद कहीं पता चलता तो वो ख़रीद लेता। दूसरे, किताब सस्ती होनी चाहिए। सही। ये बताइए कि 320 सफ़हात पर मुश्तमिल डाइजेस्ट क्यों 40 रुपये में बिक जाता है, और 320 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब क्यों 500-600 में बिकती है? वजह सही। वजह ये कि आप किताब को छापते हैं एल्बम की तरह, शेरों की एल्बम हो जैसे। ठीक। आप उसे हल्के कागज़ पर, जैसे वो पेपर बैग में छपती हैं, उसकी कास्ट कम रखें। सही। और जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक टेक्निकल बात है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर किताब पर 40 से 50% मुनाफा लेता है। सही। आपकी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो कि जो इसको कम करे, 10%, 15% पर करे, तो फिर किताब सस्ती हो जाएगी। अब होता क्या कि आपने एक किताब छापी, उसकी कास्ट आई 100 रुपये, आपको कमीशन देना उसको 50%, तो वो 200 रुपये की हो गई। कुछ आप भी लेंगे तो 250 की हो गई, और वो कैसे बिकेगी?
अच्छा, हमारे साथ मसला ये था कि हम देते थे 40% कमीशन, लेकिन उसमें हमारा अपना मुनाफा भी था जो इश्तिहारों से मिलता था, सही, बेचने से नहीं। ठीक ठीक। फी परचा नहीं, वो इश्तिहारों की वजह से मिलता था। किताब को इश्तिहार मिलते नहीं। अब किताब, आप, मेरा दावा है कि आप किताब सस्ती बेच सकते हैं, और ये किताबें पब्लिशर आपके महंगी किताबें बेचते हैं जो सुनते ही कीमत आदमी भाग जाता दुरुस्त। कि यार ये 900 रुपये की, 1000 रुपये की मैं कहाँ से ख़रीदूँगा। तो किताब को सस्ता करने की तरफ कुछ वो कीजिए, जिसमें नेशनल बुक फाउंडेशन और बहुत सी इदारे हैं, अदबियात है, एकेडमी ऑफ लेटर वगैरह, ये अपनी ये कीमतें, कम कीमत की किताबें छापें और वो न्यूज़पेपर पर छापें। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत आला दर्जे की कागज़ पर छपी हो, हमें पढ़ना है। ठीक। तो फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मैं दीवान गालिब 30 रुपये में दे देता हूँ, चूँकि 100 तो गज़लें हैं, तो वो बड़ी आसानी से मुझे भी मुनाफा दे जाएगा, उसको भी दे जाएगा, उसके तक़सीमकार को भी। ये मुमकिन है, लेकिन इसे कोई करता नहीं। एक ज़माने में मेरी लाइब्रेरी का एक सिलसिला जी, शुरू हुआ मुझे था, अच्छी तरह उन्होंने सस्ती किताबें छापी थी, वो भी बंद हो गए। तो जनाब, ये हल ये है। अच्छा शकील साहब, आज जो गुफ्तगू रही बड़ी पुरलुत्फ़ रही, बहुत लुत्फ़ आया, और सच्ची बात है, मैंने, हमारे सारी टीम ने और हमारे प्रोडक्शन टीम ने और जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और मेरी आपसे आज पहली दफ़ा मुलाकात हुई है, लेकिन ख्वाहिश बेइंतहा थी, क्योंकि जिस डाइजेस्ट का जिक्र होता सबरंग का, वो इतना अजीज़ है हमें, हम इस बेताबी से उसका इंतज़ार करते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। आखिर में आपकी इजाज़त से मौसीकी पे इस प्रोग्राम को इब्तिदा भी इंतहा भी। इब्तिदा भी इंतहा भी। जी खान साहब। सो गई शहर की हर एक गली, सो गई शहर की हर एक गली, सो गई शहर की हर एक गली। अब तो आजा कि रात बीत चली, सो गई शहर की हर एक गली। सो गई शहर की हर एक गली, सो गई शहर की हर एक गली। अब तो आजा कि रात बीत चली, सो गई शहर की हर एक गली। कोई धोखा चला तो दिल डूबा, कोई धोखा चला तो दिल धड़का, कोई झोंका
दिल धड़का, दिल धड़कते तेरी याद आए, सो गई शहर की हर एक गली, सो गई शहर की हर एक गली। मेरे दिल से न जा खुदा के लिए, मेरे दिल से न जा खुदा के लिए, ऐसी बस्ती न फिर बसेगी कभी, सो गई शहर की हर एक गली, सो गई शहर की हर एक गली। ऐसी जल्दी भी क्या, ऐसी जल्दी भी क्या, ऐसी जल्दी भी क्या चले जाना, ऐसी जल्दी भी क्या चले जाना। मुझे एक बात पूछनी है अभी, सो गई शहर की हर एक गली, सो गई शहर की हर एक गली। कोई झोंका चला तो दिल धड़का, कोई झोंका चला तो दिल धड़का, दिल धड़कते ही तेरी याद आई, सो गई शहर की हर एक गली, सो गई शहर की हर एक गली। अब तो आजा के रात बीत चली, सो गई शहर की हर एक गली, सो गई शहर की हर एक गली। क्या कहें। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बहुत शुक्रिया। क्या खूबसूरत तरीके से आप दोनों ने इस प्रोग्राम को सजा दिया, दो सितारों की तरह आप जगमगा रहे जी, हैं बहुत इसमें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपका बहुत शुक्रिया, जनाब। आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ लाए। आज के प्रोग्राम की खास बात आपने देखा होगा, इसमें 2 दफ़ा ऐसा हुआ। अच्छा, शकील साहब से मेरी पहली दफ़ा मुलाकात है और मैं समझ रहा था कि जिस आदमी का इतना कंट्रीब्यूशन है, जिसने इतना काम किया, जाहिर है अपने इल्म का कोई रूप दबदबा होगा, तो बहुत ही सादगी से, बड़े प्यार से बातें करते हैं। और 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि सवाल का जवाब देने के बाद, जवाब देते देते इन्होंने मुझसे पूछा कि वो मैं भूल गया हूँ, आपने सवाल क्या पूछा। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, और हैरत इस वजह से हुई कि ये वो साहब हैं
जो सारी उम्र नहीं भूले इस बात को कि एक आला मयार के अदबी पर्चे में कौन सी मयारी तहरीर जानी है। इनके कलम से और इनकी सरपरस्ती में आज तक उस पर्चे में कभी कोई कहानी ऐसी नहीं गई जो लोगों के मयार पर ना पूरा उतरती हो, उसको वो पर्चे में दे दिया हो। ये बातें ये कभी भी नहीं भूले। तो इसके बावजूद अगर ये कभी हमसे प्यार में बात करते भूल जाते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लगता है। हम आज की जो ट्रांसमिशन है, आज का सारा प्रोग्राम मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से शकील आदिलज़ाद साहब को डेडिकेट करता हूँ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ऐसी जल्दी भी क्या, ऐसी जल्दी भी क्या चलेगा, ऐसी जल्दी भी क्या चलेगा। मुझे एक बात पूछनी है अभी,
गली कोई झोंका चला तो दिल धड़का कोई झोंका चला तो दिल धड़का दिल धड़कते ही तेरी याद आई सो गई शहर की हर एक गली सो गई शहर की हर एक गली अब तो आजा के रात बीत चली सो गई शहर की हर एक गली सो गई शहर की हर एक गली क्या कहें? वाह जी वाह, वाह जी वाह। बहुत शुक्रिया। क्या खूबसूरत तरीके से आप दोनों ने इस प्रोग्राम को सजा दिया। दो सितारों की तरह आप जगमगा रहे हैं। बहुत इसमें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपका बहुत शुक्रिया, जनाब। आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ लाए। आज के प्रोग्राम की खास बात आपने देखा होगा, इसमें 2 दफ़ा ऐसा हुआ। अच्छा, शकील साहब से मेरी पहली दफ़ा मुलाकात है और मैं समझ रहा था कि जिस आदमी का इतना कंट्रीब्यूशन है, जिसने इतना काम किया, जाहिर है अपने इल्म का कोई रूप दबदबा होगा, तो बहुत ही सादगी से, बड़े प्यार से बातें करते हैं। और 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि सवाल का जवाब देने के बाद, जवाब देते देते इन्होंने मुझसे पूछा कि वो मैं भूल गया हूँ आपने सवाल क्या पूछा। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, और हैरत इस वजह से हुई कि ये वो साहब हैं जो सारी उम्र नहीं भूले इस बात को कि एक आला मयार के अदबी पर्चे में कौन सी मयारी तहरीर जानी है। इनके कलम से और इनकी सरपरस्ती में आज तक उस पर्चे में कभी कोई कहानी ऐसी नहीं गई जो लोगों के मयार पर ना पूरा उतरती हो, उसको वो पर्चे में दे दिया हो। ये बातें ये कभी भी नहीं भूले। तो इसके बावजूद अगर ये कभी हमसे प्यार में बात करते भूल जाते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लगता है। हम आज की जो ट्रांसमिशन है, आज का सारा प्रोग्राम मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से शकील आदिलज़ाद साहब को डेडिकेट करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सुना है बोले को बातों से